नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। आजकल के पत्रकारों के भीतर नकारात्मकता कूट-कूट कर भरी होती है। सब दलाल हैं। ऐसी ढेरों टिप्पणियां आम हैं उन पत्रकारों स्तंभकारों के लिए जो सरकार के विरोध में बोलते और लिखते रहते हैं। आज की बातचीत को हम सकारात्मक और नकारात्मक के बीच के अंतर्द्वंद को व्यंग्यात्मक रखने की कोशिश करेंगे। बातचीत के क्रम में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। हालांकि शब्दों की बुनावट की वजह से उसे कहानी कहना प्रीतिकर नहीं होगा। आज पिटारे में दो संक्षिप्त कहानियां हैं और मैं उसका प्रसंगानुसार जिक्र करूंगा। पहली कहानी भेड़ों यानी हम जैसे आम जनता पर आधारित है। मीडिया को मैं जनता की श्रेणी में नहीं रखूंगा और मैं आज एक मीडिया के आदमी की तरह बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में मीडिया मतलब सरकार का भोंपू। और जैसा कि मैंने कहा कि सरकार की कमियों पर नकारात्मक लिखने बोलने वाले स्तंभकार और पत्रकार के लिए दलाल शब्द प्रचलन में है। इसलिए कहानी के हिसाब से मेरी भूमिका तय करने का दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूं। चलिए ज्यादा समय जाया न करते हुए कहानी पर आते हैं। स्वामी भेड़ानंद का प्रवचन सुनने के लिए भेड़ों का समुदाय उपस्थित हुआ। रोज होता है, नियत समय पर होता है। स्वामी भेड़ानंद मतलब सकारात्मकता हितैषी सकारात्मक टीवी मीडिया। इन दिनों कुछ लोमड़ी टाइप लोग उसे गोदी मीडिया भी कहते हैं। और भेड़ों का समुदाय मतलब हम सभी ब्लडी कॉमन पीपल, जो कई मुद्दों पर अंतर विरोधों के चलते बटे हुए हैं और जिन्होंने अभाव को ही अपनी नियति और अपना भाग्य मान लिया है और जिंदा रहने को विकास। तो स्वामी भेड़ानंद का प्रवचन शुरू होता है। देश, दुनिया, धर्म, आध्यात्म और दर्शन पर ज्ञान की गंगा उड़ेल देने के बाद स्वामी भेड़ानंद भेड़ों से पूछते हैं कि कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। आपके हितों और अधिकारों की खातिर मैं उसका समाधान करूंगा। यह सब कुछ ठीक वही प्रक्रिया है जैसे मीडिया के लोग आपके मुंह में माइक घुसेड़कर सवाल पूछते हैं। कुछ अन्य भेड़ों ने जो संभवतः प्रबुद्ध थे और भेड़ों के हितों के लिए लगातार काम कर रहे थे, उन्होंने भेड़ों को सचेत कर रखा था कि उनका जीवन संकट में है। भेड़ों ने स्वामी जी से कहा कि जंगल के खूंखार जानवर हम भेड़ों पर सितम ढा रहे हैं, हमें पकड़कर खा जाते हैं। जंगल में भय का माहौल है, डर के मारे हम अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं। स्वामी भेड़ानंद जो सत्ता के और भेड़ों के बीच दूत के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत नकारात्मक हो। वो खूंखार जानवरों का समूह दरअसल राजा लोगों का है। अगर वह कठोर नहीं होंगे तो तुम्हें कौन संभालेगा? अगर उन्होंने कभी तुम लोगों के बीच किसी को खा लिया होगा, इसका इशू क्यों बनाते हो? वह गद्दार या देशद्रोही रहा होगा। भेड़ों ने फिर कहा कि हमें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, चिकित्सा नहीं मिल रही, हमारा जीवन बड़ा कष्ट में है। स्वामी भेड़ानंद ने कहा कि जंगल को देखो, कितना खूबसूरत है, पत्तियां हरी भरी हैं, शुद्ध जल है, स्वच्छंद जीवन है। यह भी देखो कि तुम्हारा राजा तुम्हारे विषय में कितना सोचता है। राजा के इतनी खूबसूरत सोच होने के बावजूद तुम नकारात्मकता के भाव में डर से दुबले क्यों हुए जा रहे हो? नकारात्मक बातें और नकारात्मक लोगों को इग्नोर करो। देखो जीवन कितना सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाएगा। सभी भेड़ों ने समवेत स्वर में जय जय का उद्घोष किया और जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भेड़ानंद हर रोज उन्हें बेफिक्र रहने की सलाह देता और दूसरे जंगल यानी पाकिस्तान की विषम परिस्थितियों के बारे में बताता और कहता कि जीवन तो उनका नरक है, तुम्हारी स्थिति तो उनसे बहुत बेहतर है। और वो सभी भेड़ें जिन्होंने खूंखार जानवरों के बारे में बताया था, विशल ब्लोअर बने थे, जिन्हें दलाल करार दे दिया गया था, उन्हें अलग थलग कर दिया गया। अब उन पर कोई विश्वास नहीं करता। इस कहानी में जो स्वामी भेड़ानंद हैं, वो गोदी मीडिया वाले हैं। उन्हें लगता है सत्ता के संरक्षण में उन पर आंच नहीं आएगी। जो अलग थलग कर दिए गए, वो दलाल पत्रकार के तमगे के साथ सच को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और भेड़ों का झुंड उस जनता सरीखी है जो स्वामी भेड़ानंद के बताए मार्ग पर अंधानुसरण कर रही है। भेड़ों में भी दो कैटेगरी है, अमीर भेड़ों की और गरीब भेड़ों की। अमीर भेड़ों का जिक्र नहीं किया गया है, वो 20% के साथ इम्यूनिटी वाली श्रेणी में है।
और 70% वाले भेड़ों को भी धर्म और कास्ट के आधार पर बांट दिया गया है, जिससे सुविधानुसार उनका शिकार किया जा सके और अंतर विरोधों की वजह से वे एकजुट होकर आंदोलित भी न हो पाए। बाकी खूंखार जानवर का मतलब सर्वमान्य रूप से उस सरकार से है जिसका अंतिम लक्ष्य आपके खून की आखिरी बूंद से भी मुनाफा बना लेने की है। अंग्रेजों ने भी भारत पर राज कुछ भारतीयों के सहयोग से किया था। हमारे यहाँ के ढेरों रियासतें दरबारी हो गई थी। सत्ता हरदम शोषक होती है और शोषण में सहयोग आपके बीच चंद महत्वाकांक्षी लोग ही करते हैं। यह जो पूरा ताना बाना है इतना कठिन नहीं है कि समझा ना जा सके, लेकिन भेड़ें तो भेड़ें हैं और अंधानुसरण उनकी नियति है, जिधर हाँक दो चलने लगेंगी। खैर, कल एक तस्वीर देख रहा था और यकीन मानिए सत्ता के त्रिया चरित्र पर कोफ्त हो रही थी। आपने भी वह तस्वीर देखी होगी जहां बेबसी के बीच एलईडी स्क्रीन पर सियासत अपना कुरूप चेहरा दिखा रही थी। इस तस्वीर में भले ही उनके पास पहनने को कपड़े न हो, खाने को राशन भी नहीं हो, लेकिन वोट है और उस वोट के लिए उनके पास एलईडी टीवी पहुंचा दी गई थी, क्योंकि नेताजी का भाषण ही जनता के लिए राशन है। इन विसंगतियों पर बातचीत कौन करेगा? क्यों सकारात्मक देखने के मनोवैज्ञानिक हथियार के आगे आपने विसंगतियों को न देखने की कसम खा रखी है और अपने आंखों पर जानबूझकर काली पट्टी बांध ली है? गांधारी या शुतुरमुर्ग बने रहने से काम कैसे चलेगा? आज सुबह मेरी बात द लोकतंत्र के देवरिया प्रभारी और वरिष्ठ पत्रकार राबी शुक्ला जी से हो रही थी। वह इस बात से आहत हैं कि सच की खातिर चलने वाली कलम का भरपूर शोषण हो रहा है। उनका इशारा फतेहपुर के पत्रकार अजय भदौरिया जी की तरफ था, जिनके एक ट्वीट की वजह से प्रशासन ने उन पर एफआईआर दर्ज करा दी थी। मैंने उनसे कहा, सर, पत्रकारों में भी बड़ी गुटबाजी है, खेमे बटे हुए हैं। सत्ता का चारण करने वाला पत्रकार सच बताने वाले पत्रकारों को दलाली का सर्टिफिकेट बांटता चल रहा है। इसी वजह से प्रशासन को दमन करने का लाइसेंस मिल गया है, लेकिन खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। एफआईआर वगैरह को अब हमें सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। यह नजरिया हर सच कहने वाले पत्रकार को खुद के भीतर विकसित करनी होगी। साथ ही हम सभी को एक दूसरे की ताकत भी बननी होगी। अकेले चने को भाड़ फोड़ने लायक बनाना होगा। बातचीत के दौरान सत्ता का चारण करने वाले पत्रकारों के संदर्भ में मैंने उन्हें एक कहानी या यूं कह लीजिए एक व्यंग सुनाई, जो मैंने कहीं पढ़ी थी। आप भी सुनिए और कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। वह व्यंग कौवा और लोमड़ी की है, लेकिन मुझे पत्रकारों के संदर्भ में बात थोड़ी ठीक लगी। दरअसल एक लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। उसने देखा ऊपर की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ है, जिसने मुंह में रोटी पकड़ रखी है। लोमड़ी ने सोचा, अगर कौवा गलती से मुंह खोल दे तो रोटी नीचे गिर जाएगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा कि भैया कौवे, तुम तो मुक्त प्राणी हो, स्वतंत्र हो, तुम्हारी बुद्धि, वाणी और तर्क का लोहा सभी मानते हैं। सभी विषयों पर तुम्हारी पकड़ भी गहरी है। वर्तमान परिस्थितियों में एक बुद्धिजीवी के दायित्व पर तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यूं भी तुम ऊंचाई पर बैठे हो, अच्छे पत्रकार हो, संबंधित विषय पर हमें मार्गदर्शन देना तुम्हें शोभा देगा। बुद्धिजीवी कौवा यानी सरकारी पत्रकार चतुर था। चोंच से रोटी निकालकर अपने हाथ में ले धीरे से उस कौवे ने कहा कि लोमड़ी बाई, शासन ने हम बुद्धिजीवियों को यह रोटी इसी शर्त पे दी है कि इसे मुंह में ले हम अपनी चोंच को बंद रखें। मैं जरा प्रतिबद्ध हो गया हूं आजकल, इसलिए मुझे माफ करना। यहाँ लोमड़ी वह असंतुष्ट नेता या विपक्ष है जो यह सोचती है कि वह कौवा जब मेरे पक्ष में मुंह खोलेगा तो उसे भी रोटी यानी सत्ता में हिस्सा मिल जाएगा। पत्रकारिता दरअसल आजकल सियासत के लिए एक टूल हो गया है। अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, अर्नब जैसे लोग सत्ता के संदेशवाहक है। यह वो कौवा है जिसके मुंह में सत्ता की रोटी है, और यह स्वामी भेड़ानंद भी है जो सत्ता के हितों के लिए भेड़ों के झुंड को बरगलाते हैं। इन सब के बीच हाशिए पर जनता और उसके अधिकार हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। साथ ही द लोकतंत्र को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जहां धन नहीं है वहां जन ही ताकत है। हमारा ताकत बनिए और कोरोना काल में और षड्यंत्रों के इस दौर में अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।